Unacademy. Let's crack it. एमपीपीएससी 2020 के अंतर्गत जो मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम हम कवर कर रहे हैं उसके अंतर्गत हम GS3 का ये पोर्शन देख रहे हैं। GS3 यानी विज्ञान एवं तकनीकी, ठीक है, विज्ञान एवं तकनीकी का ये पोर्शन देख रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट अभी कवर कराया जा रहा है वो है बायोलॉजी यानी यहाँ पे इकाई 3 को हम कंप्लीट कर रहे हैं। इकाई 3 में है बायोलॉजी यानी सामान्य जीव विज्ञान हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे सामान्य वाला जीव विज्ञान यहाँ पे पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत हमने काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं और हम यहाँ पे बताने वाले कि क्या हम आगे इसके अंतर्गत क्या पढ़ने वाले। ठीक है, तो पहले हमने पढ़े कोशिका पढ़े थे। ठीक है, कोशिका हमने पढ़े। कोशिका बनते हैं ऊतक, ऊतक से बनते हैं अंग। ठीक है, ऊतक से बनते हैं अंग, अंग से मिलकर बनते हैं अंग तंत्र बनते हैं और अंग तंत्र, यहाँ पे अंग तंत्र के बाद बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये प्रोसेस रहती है। ठीक है, तो हमको अभी अंग पढ़ना है, अंग हम पढ़ेंगे और फिर अंग तंत्र पढ़ेंगे। जैसे अंग तंत्र में जैसे हम पाचन तंत्र वगैरह हम देखने वाले हैं, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र और जितने भी तंत्र हम यहाँ पे इसके अंतर्गत देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है पोर्शन में हमारे, ये देखिए इस वाले इसमें देखिए मानव शरीर के अंग, संरचना एवं कार्य प्रणाली, ये यहाँ पे दिएगा। ठीक है, तो ये इसी के अंतर्गत ये टॉपिक हमारे होने वाले हैं। मानव शरीर के अंग, ये अंग हम पढ़ेंगे, संरचना एवं कार्य प्रणाली, अंग तंत्र के अंतर्गत फिर हम इस प्रकार हम शरीर के सारे अंगों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, शरीर के अंग तंत्र मतलब या इस तरीके से ले लो या इस तरीके से ले लो, बात वही पड़ रही है। अंगों के बारे में पढ़ेंगे, अंगों के बारे में फिर अंगों से मिलकर अंग तंत्र बने हैं, अंग तंत्र से मिलकर शरीर बना है। ठीक है, इस प्रकार यह सिलेबस को हम इस प्रकार आगे लेके चलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहला है पाचन तंत्र, हम करेंगे पाचन तंत्र। ठीक है, पाचन तंत्र के बारे में हम देखते हैं। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया आकर्षक फ्री प्लान। और फ्री प्लान के अंदर आपको क्या मिलने वाले हैं, 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस मिलेगी यहाँ पे हर वीक, डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ। वीकली मॉक फ्री टेस्ट यहाँ पे चलते हैं और फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है। 20 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे सभी सब्जेक्ट को मिलाकर कराए जा रहे हैं। T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको इसका आंसर देना होता है। डेली सीरीज 8 बजे चलती है। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको डाउनलोड करना है अनअकैडमी का ऐप और एमपीपीएससी से संबंधित गोल यूज करना है। और यहाँ पे एमपीपीएससी का गोल यूज करके आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा प्रोमो कोड डालने का। यहाँ पे प्रोमो कोड डालिए सरकार 10, याद रहे सरकार 10। प्रोमो कोड डालने के बाद ही आप इस फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। तो इस फ्री प्लान को अनलॉक करने के लिए प्रोमो कोड डालिए सरकार 10 और आप इस प्लान को ले सकते हैं। यदि आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 को क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ पे अनअकैडमी प्रेजेंट कर रहा है मेगा फ्री एमसीक्यू फेस्टिवल। 5 दिन फ्री रिवीजन कैंप है फॉर टारगेट एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए। 23 जनवरी से ये शुरू हो रहा है, 27 जनवरी तक है और यहाँ पे आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे चैंपियनशिप चल रही है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की। यदि आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो टॉप 3 रैंकर्स को यहाँ पे मिलेगा 1 महीने का फ्री प्लस सब्सक्रिप्शन। ये आप तारीख देख सकते हैं, इन तारीखों पे आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यदि आप अपनी ऑलराउंड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे अनअकैडमी के आप प्लस बैचेस की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए यहाँ पे एक बैच है द अल्टीमेट 60 डेज कोर्स का। यहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 60 डेज का ये क्रैश कोर्स है यहाँ पे। और प्रीलिम्स के लिए एक बैच और है यहाँ पे एमपीपीएससी प्रीलिम्स, यहाँ पे 60 डेज का रिवीजन कोर्स है यहाँ पे थ्रू एमसीक्यू सीरीज। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे यदि आप तैयारी अपनी एमपीपीएससी की शुरू से करना चाहते हैं तो यहाँ पे 10 महीने का फाउंडेशन बैच है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको शुरू से एकदम बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपको अपनी तैयारी करनी है। और संपूर्ण ज्ञान सीरीज और ये संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स के बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप ऑलरेडी रिवीजन मोड में हैं तो इन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके बाद यदि आप 2019 का प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं तो स्वप्न पूर्ति बैच यहाँ पे चला जा रहा है। 35 दिन में आप एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन का अभ्यास यहाँ पे कर सकते हैं और हिंदी मीडियम के लिए ये विशेष है। इसके लिए करना क्या है, आपको एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित एग्जाम गोल चूज करना है और प्लस कोर्सेज में जाकर गेट सब्सक्रिप्शन करना है। और यहाँ पे आपको इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे अपने पसंदीदा प्लान को यहाँ पे चूज करके यहाँ पे आप प्रोमो कोड डालिए सरकार 10 प्रोमो कोड डालने से आपको 10% तक का डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ एंड लेट्स क्रैक इट। ये तंत्र हम देखने वाले हैं पाचन तंत्र। ठीक है, पाचन तंत्र यानी डाइजेशन सिस्टम, ये हम देखने वाले हैं। और यहाँ पे इसका परिचय आपको मैं दूंगा इस लेक्चर में।
इसका परिचय होने वाला है यहाँ पे, किस प्रकार चीज़ें होती हैं, कैसा डाइजेशन होता है, कैसा अवशोषण होता है, कैसा स्वांगीकरण की प्रक्रिया में किस प्रकार ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये टूटता है, ठीक है, जो एब्जॉर्ब फूड रहता है वो किस प्रकार टूटता है, जो विभिन्न प्रकार के एनिमल है, जो एनिमल्स रहते हैं विभिन्न प्रकार के, उनके उनके फीडिंग हैबिट के अनुसार उनको कितने वर्गों में यहाँ पे रखा गया है या किस प्रकार यहाँ बांटा गया है, ये हम जानने वाले हैं। एंजाइम्स की भूमिका देखेंगे किस प्रकार से होते हैं और किस किस कंडीशन में काम करते हैं। और यहाँ पे जो आहार नाल के जितने भी यहाँ पे अंग हैं आहार नाल संबंधित, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें होती है। और यहाँ पे ये पाचन तंत्र का ये चित्र वगैरह ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे अभी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पाचन तंत्र को। यहाँ पे पाचन तंत्र में ये 3 प्रोसेस यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। जैसा कि हमने जो पिछले लेक्चर्स हमने देखे थे, कौन से वाले, जो लेक्चर्स हमने देखे थे पोषक तत्व वाले, ठीक है, पोषण के जो लेक्चर हमने देखे थे, वहाँ पे आप सभी ने इसके बारे में पढ़ा है कि जो पाचन तंत्र में डाइजेशन होता है उनका, ठीक है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एसिमिलेशन होता है। तो आई होप आप इतना समझ पा रहे हैं, ठीक है। फिर यदि नहीं भी समझ पा रहे तो मैं फिर भी आपको यहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले जो भी फूड हम लेते हैं वो होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स यानी जटिल रूप में होता है, ठीक है। जटिल रूप, हम जटिल रूप में क्या लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, फैट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट वगैरह लेते हैं। तो ये कैसा होता है, जटिल रूप में, ठीक है, जटिल रूप होता है। और अब आप बोलेंगे ये जटिल रूप है तो फिर सरल रूप क्या है, तो सरल रूप मैं आपको यहाँ बताता हूँ, ठीक है। आपका सवाल ये होगा कि ये जटिल रूप है तो सरल रूप क्या है। यहाँ पे देखिए हमने जब बात कर रहे थे प्रोटीन की, प्रोटीन हम इंटेक करते हैं यानी अंदर लिए शरीर के अंदर, तो वो टूटता है अमीनो एसिड्स में, टूटता है, ठीक है। ये हो गया इसका सरल रूप, प्रोटीन का सरल रूप हो गया अमीनो एसिड। फैट वगैरह हमने लिए, फैट लिए तो वो टूटेगा फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। किसमें टूटेगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट यदि हम शरीर में ले रहे हैं यानी भोजन के थ्रू हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे ये टूटेगा ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म है ग्लूकोज, यानी सरल रूप है क्या होता है, ग्लूकोज, ठीक है। इस प्रकार ये डाइजेशन में ये इस प्रकार की चीजें होती है कि जो जटिल जो भोज्य पदार्थ रहता है वो टूटता है किसमें, सरल भोज्य पदार्थों में, ठीक है। ये पहला प्रोसेस हो गया। अब दूसरा है यहाँ पे एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होना बहुत जरूरी है। जो जो जटिल पदार्थ या जटिल भोजन है वो सरल रूप में टूटा है तो उसका अवशोषण होना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। यदि अवशोषण नहीं होगा तो उस वाली कंडीशन में होगी, ये मैं आपको बताता हूँ। अवशोषण यदि नहीं होगा, आपने दस्त वगैरह की कंडीशन में आपने देखे होंगे, हमारे शरीर में हमने भोजन लिया और वो बाहर निकल जाता है, ठीक है, उससे एनर्जी वगैरह हमको नहीं मिल पाती। तो यहाँ पे क्या होता है कि उसका अवशोषण नहीं हो पाता है, ठीक है। अवशोषण नहीं हुआ तो वो शरीर से, अवशोषण हुए बिना वो शरीर से बाहर निकल गया तो एनर्जी हमको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अवशोषण होना बहुत ही आवश्यक है ह्यूमन बॉडी में। जो भी सरल रूप में यहाँ पे टूटा है भोजन, ठीक है, उसके बाद अवशोषण के बाद चीज होती है वो है एसिमिलेशन। हालांकि एसिमिलेशन यहाँ पाचन तंत्र का भाग नहीं है, ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर परिवहन तंत्र या फिर जो परिसंचरण तंत्र है उसमें हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसकी भूमिका के बारे में हम देखते हैं। एसिमिलेशन यानी इसका मतलब होता है स्वांगीकरण, ठीक है। स्वांगीकरण इसका हिंदी मतलब है। स्वांगीकरण में क्या होता है, जो सरल रूप में जो भोज्य पदार्थ टूटा है उसका अवशोषण हुआ है। अवशोषण के बाद इसका भी जो ग्लूकोज यहाँ पे अवशोषित हुआ है, एमिनो एसिड अवशोषित हुआ, फैटी एसिड या ग्लिसरॉल अवशोषित हुआ है, उसका एसिमिलेशन होता है यानी स्वांगीकरण होता है। स्वांगीकरण में क्या होता है, ये और टूटेगा, ठीक है, ब्रेकडाउन होगा, जो एब्जॉर्ब फूड रहेगा वो और ब्रेकडाउन होगा। और किसके उपस्थिति में होगा, यहाँ पे बहुत ही आवश्यक है, ये होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा और ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करेगा। यहाँ से मिलेगी शरीर को ऊर्जा जिसकी वजह से आप और हम कार्य कर पा रहे हैं, ठीक है, आप और हम कार्य कर पा रहे हैं, एनर्जी, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ से मिलती है एसिमिलेशन के बाद में। आगे समझ में, इस प्रकार से ये जो तीन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण। डाइजेशन यानी पाचन, ठीक है, पाचन, एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण और यहाँ पे एसिमिलेशन यानी होता है यहाँ पे स्वांगीकरण, ठीक है। इतना बेस आपका कंप्लीट हुआ। अब हम आगे देखते हैं एनिमल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फीडिंग हैबिट। किस प्रकार वो शरीर किस प्रकार पोषण लेते हैं, किस प्रकार से वो पोषण लेते हैं, तो उसके अनुसार यानी उनकी जो फीडिंग हैबिट्स है, फीडिंग हैबिट के अनुसार यहाँ पे इनको इतने वर्गों में कैटेगराइज किए गए या फिर इतने वर्गों में यहाँ पे बांटा गया, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला वाला है हर्बीवोर्स जो होते हैं वो वेज खाते हैं यानी वो शाकाहारी होते हैं, ठीक है, हर्बीवोर्स यानी शाकाहारी।
कार्निवोर्स होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, जो फ्लैश ईटर्स होते हैं, ठीक है, मांस वगैरह खाते हैं। ओमनिवोरस जो होते हैं वो सर्वाहारी होते हैं, यानी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों मिलाकर होता है, ये बोथ होते हैं, ठीक है। ओमनिवोरस सर्वाहारी होते हैं। अगला है सैंगिवोरस जो रक्त पिशाचु होते हैं, यानी जो ब्लड वगैरह सक करते हैं, जैसे लीच, ठीक है, लीच वगैरह आपने देखा होगा, जो जैसे कुछ हमारे शरीर में चर्म रोग वगैरह हो जाते हैं, इस प्रकार की चीज़ें होती है, तो वहाँ पे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर लीच लगाने की सलाह देता है, ठीक है, या फिर वो लीच लगवाता है वहाँ पे। तो वो क्या करता है, वो ब्लड वगैरह सक करता है लीच, ठीक है। तो वो किसके अंतर्गत आएगा, वो आएगा रक्त पिशाचु के अंतर्गत। जो खराब रक्त रहता है उसको खींचता है, उसको पीता है, यानी जो लीच है वो। तो इस प्रकार के जो जीव है उनको उनको बोलेंगे रक्त पिशाचु, ठीक है, सैंगिवोरस, ठीक है, ब्लड सकिंग करने वाले। अगला है कैप्रोफेजी। कैप्रोफेजी जो ईट फेसेस वगैरह ईट करते हैं, मल पदार्थ या फिर वेस्ट मटेरियल को खाते हैं, ये इसके अंतर्गत आएंगे। अगला है कैनाबैलिज्म। कैनाबैलिज्म ये अपनी स्पीसीज के सदस्य को खा जाते हैं, कैनाबैलिज्म, ठीक है। 2008 में यूपीएससी प्रीलिम्स में ये सवाल आया था कि इनमें से बताइए कि इनमें से कौन कैनाबैलिज्म है, ठीक है। तो वहाँ पे ऑप्शन था एक किंग कोबरा, तो उसका आंसर था किंग कोबरा, ठीक है। किंग कोबरा भी इसके अंतर्गत आता है, कैनाबैलिज्म के अंतर्गत। और भी एग्जांपल यहाँ पे है, सैंड टाइगर जो शार्क वगैरह है, और डाइंग पॉइजन फ्रॉक्स है, ठीक है। ये इसके अंतर्गत आएंगे। ग्रेट एप्स वगैरह जो महान कपी वगैरह होते हैं, ये भी अपने बच्चों को खा लेते हैं। ऑर्थेकैंथस वगैरह, ऑर्थेकैंथस शार्क वगैरह है, ये भी इसके अंतर्गत आएंगे। और ये हिप्पोपोटामस ये भी इसके अंतर्गत आएंगे। टाइगर सैलामेंडर्स ये इसके अंतर्गत आएंगे। और ये नीन डरहेल्स ये भी इसके अंदर आएंगे। और ये ऐसा ऐसा देखा गया है कि ये अपने बच्चों को खा जाते हैं, ठीक है। नीन डरहेल्स वगैरह ये जो है ये अपने बच्चों को खा जाते हैं, तो ये सब आएंगे इसके अंतर्गत, कैनाबैलिज्म के अंतर्गत। कैनाबैलिज्म के अंतर्गत जो अपनी स्पीसीज के सदस्य को खा जाते हैं, ठीक है। तो ये एनिमल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फीडिंग हैबिट्स के अंतर्गत हमने ये सारी चीजें देखे। अब हम बात करते हैं एंजाइम्स की। ये बहुत जरूरी होता है एंजाइम, और ये इनके बिना फूड का पाचन नहीं होगा, इनके बिना एंजाइम के बगैर, ठीक है। तो एंजाइम बहुत ही आवश्यक है। एंजाइम यानी यहाँ पे होता है उत्प्रेरक, ठीक है। उत्प्रेरक वगैरह बहुत ही आवश्यक होते हैं। जो एंजाइम्स होते हैं वो पाचन में बहुत ही ज्यादा भूमिका निभाते हैं। इसके लिए आवश्यक होती है डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। डाइजेस्टिक ग्लैंड यानी जो पाचन ग्रंथियाँ होती हैं, जो ये आवश्यक होती है पाचन में सहायता करती है। हम देखेंगे किस प्रकार से। जो भोजन हम खाते हैं उसको पचाने के लिए शरीर में पाचन ग्रंथियाँ होती है, ठीक है। जो भोजन हम यहाँ पे खाए उसको पचाने के लिए शरीर में कौन सी ग्रंथि होती है, पाचन ग्रंथि है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइजेस्टिक ग्लैंड्स, ठीक है। इन डाइजेस्टिक ग्लैंड से के अंदर निर्माण होता है एंजाइम का। किसका निर्माण होता है, एंजाइम का, कि और ये एंजाइम पाचन में सहायक होते हैं, ठीक है। इस प्रकार आप समझे किस प्रकार एंजाइम की आवश्यकता होती है। यहाँ पे देखिए जो भोजन हम खाते हैं उसको पचाने के लिए शरीर में ग्रंथियाँ होती हैं, ग्रंथियाँ, ठीक है। ग्रंथियाँ जिनको इंग्लिश में बोलते हैं डाइजेस्टिक ग्लैंड्स। इसके बाद ये डाइजेस्टिव ग्लैंड का काम क्या होता है, इनके अंदर एंजाइम का निर्माण होता है, एंजाइम से ये बनाते हैं, ठीक है। और एंजाइम फिर आगे चल के फिर ये पाचन में सहायक होते हैं। तो जो एंजाइम्स है जैसे कि हमने देखा बहुत जरूरी होता है, इनके बिना फूड का पाचन नहीं होगा। आगे देखते हैं इसके बारे में। जो डाइजेशन परफॉर्म होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। डाइजेशन की क्रिया एंजाइम्स की उपस्थिति में ही होती है, ठीक है। बहुत ही आवश्यक होते हैं। एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ये एंजाइम्स रहते हैं प्रोटीन के बने होते हैं। किससे बने होते हैं, प्रोटीन के। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। जो सभी एंजाइम है वो प्रोटीन है, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। इसका एक्सेप्शन हम यहाँ पे देख लेते हैं, राइबोजाइम, ठीक है। राइबोजाइम ये आरएनए प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आरएनए प्रोटीन ये एंजाइम नहीं है, राइबोजाइम एंजाइम नहीं है, ये आरएनए प्रोटीन के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये इसका अपवाद है। और ये ऐसा एंजाइम होता है जो प्रोटीन युक्त नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और समझने वाली बात यह है कि एंजाइम्स बने होते हैं प्रोटीन के। तो ऐसे प्रोटीन जो हम भोजन में ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इनको पाचन करने वाला है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एंजाइम ऐसे होते हैं, ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और जो हम ले रहे हैं क्या, प्रोटीन वगैरह, उसको पाचन करता है, उसका पाचन करने में सहायक होता है, ठीक है।
इस प्रकार ये इसके बारे में, एंजाइम्स के बारे में। अगला हम देखते हैं एंजाइम्स वर्क एट स्पेसिफिक पीएच एंड टेम्परेचर। एंजाइम जो है स्पेसिफिक पीएच में काम करते हैं, इनके लिए पीएच वगैरह हम एक अलग से स्टडी देखेंगे इसकी। और जो टेम्परेचर वगैरह, ठीक है, टेम्परेचर भी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में ये काम करते हैं, मतलब जो एंजाइम रहते हैं वो, ठीक है, सही तरीके से वर्क करते हैं। जैसे शरीर का तापमान हमारा देखते हैं, शरीर का सामान्य तापमान है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले टेम्परेचर में हमारे शरीर में पाचन बहुत अच्छे से होता है, ठीक है। और यदि ये तापमान बढ़ा तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा तो पाचन ठीक से नहीं होता है, ठीक है। हमारे जीभ वगैरह में टेस्ट वगैरह नहीं आने लगता है। और वहाँ पे हम जिसको ऐसी चीज़ें हम लेते हैं जिसको पचाने में कम टाइम लगे या फिर जो इस प्रकार की चीज़ें ना हो, मतलब पचाने की जरूरत उसमें ना हो या बहुत ही कम टाइम लगे, तो दलिया वगैरह हम उसका सेवन करने लगते हैं, ठीक है। इस प्रकार से चीज़ें यहाँ पे होती है कि टेम्परेचर यहाँ पे सामान्य रहे तो ये पाचन जल्दी होता, नहीं होता तो फिर इस प्रकार चीज़ें होती है, टेस्ट वगैरह नहीं आना और फिर काफ़ी सारी चीज़ें होती है, ठीक है। इस प्रकार से ये इसके इफेक्ट रहते हैं टेम्परेचर कम ज़्यादा हुए तो यहाँ पे हमने देखा टेम्परेचर के बारे में। अब है एलिमेंट्री कैनाल। जो एलिमेंट्री कैनाल रहता है आहार नाल, ठीक है, आहार नाल जो माउथ से लेके एनस तक होता है, माउथ यानी मुख गुहा से लेके गुदा तक होता है, गुहा है और ये गुदा है, ठीक है, गुदा। एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं 12th बेस्ड एनसीईआरटी को हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। 12th बेस्ड तक का जो एनसीईआरटी का जो पोर्शन है वो हम कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको यदि हम कवर करेंगे तो सीडीएस, यूपीएससी और जो स्टेट पीसी वगैरह के एग्जाम है वो यहाँ पे कवर हो जाएंगे, ठीक है। इनसे संबंधित जो पाठ्यक्रम है वो यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे ज़्यादा हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हम 12th बेस तक हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके बारे में हम देखते हैं, जो आहार नाल हिंदी में इसको बोलेंगे। ये आहार नाल शुरू होती है माउथ से और खत्म होती है एनस में, ठीक है। ये इसके बीच में काफ़ी सारी चीज़ें वो हम देखते हैं एक एक करके। माउथ को बोलते हैं मुख, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक चित्र बताना चाहूँगा, ये वाला देखिए, ये वाला, ठीक है। ये पाचन तंत्र में इस प्रकार से पाचन तंत्र का ये चित्र है। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए, मुख से लेके ये गुदा, ये है, ये यहाँ से शुरू होगी, ठीक है। इस प्रकार से ये आएगा और ये लास्ट में यहाँ खत्म होगा, ठीक है। तो ये गुदा है, ये माउथ से लेके एनस तक ये वाली, ये माउथ से लेके जो एनस तक की प्रोसेस है ये यहाँ पे बताई गई, ठीक है। इसको टुकड़ों में बांट के बताया गया किस प्रकार चीज़ें होगी, ठीक है। यहाँ पे मुख गुहा वगैरह है, ग्रास नली है, ठीक है, ग्रास नली यहाँ पे आ रही, अमाशय है, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे जाएगी। अमाशय के बाद फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर आगे फिर जाके ये गुदा वगैरह में ये खत्म होगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये हम देखेंगे एक एक करके एक चीज़ें। तो यहाँ पे शुरू करते हैं माउथ से। तो माउथ में जो 4 भाग होते हैं, मतलब माउथ में 4 चीज़ें होती हैं, पैलेट यानी तालू, टंग यानी जीवा, और टीथ मतलब दांत, और सलाइवा यानी लार, ठीक है। तो माउथ के 4 यहाँ पे 4 महत्वपूर्ण चीज़ें माउथ के अंतर्गत, तालू, जीवा, दांत और लार, यानी पैलेट और टंग, टीथ और सलाइवा, ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हैं। इसके बाद आता है ग्रास नली यानी ईसोफेगस आता है, ग्रास नली, ठीक है। इसके बाद जो चीज़ आएगी वो है स्टमक यानी अमाशय। स्टमक के बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाएगी, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसके बाद जाएगी लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर जाएगा एनस तक, जो आहार नली है वहाँ तक जाएगी, एनस तक। तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंतर्गत आएंगे ड्यूडेनम और जीजेनम और ये इलियम, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, क्षुद्रांत, मध्यांतर और शेषांत्र, ठीक है, क्षुद्रांत, मध्यांतर, शेषांत्र, इसको हिंदी में बोलेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट यानी छोटी आंत के पार्ट। यहाँ पे छोटी और बड़ी में आप कंफ्यूज नहीं होना, छोटी आंत मतलब इसका संबंध है व्यास से, ठीक है, चौड़ाई से। जो ये व्यास होता है, ठीक है, ये व्रत है, व्रत का व्यास जो होता है, ठीक है, व्यास ये होता है व्यास, और ये होती है रेडियस, ये हाफ वाली होगी क्या, रेडियस, ये रेडियस, और ये होता है व्यास, ठीक है। तो यहाँ पे इसका व्यास से संबंध है इसका, यानी जो नली है इस प्रकार से रहेगी तो इसका व्यास छोटा है, ठीक है, किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंत का व्यास छोटा है। यहाँ पे लंबाई बहुत बड़ी होती है, लंबाई में बहुत बड़ा होता है, ठीक है, ये बड़ी आंत से बड़ा होता है लंबाई में। और यदि हम बात करें व्यास से तुलना करें, ठीक है, व्यास से तुलना करें तो व्यास इसका कम होता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत बोलते हैं, ठीक है। और बड़ी आंत की बात करें तो बड़ी आंत लंबाई में कम होती है छोटी आंत से, लेकिन इसका व्यास बड़ा होता है, क्या बड़ा होता है, व्यास, ठीक है। आगे समझ में
आप आई होप आप इसमें छोटी आंत और बड़ी आंत में कंफ्यूज नहीं होंगे कि किस प्रकार इनका नाम रखा गया है। अगला लार्ज इंटेस्टाइन के अंतर्गत हम देखते हैं सीकम, कोलोन और रेक्टम। रेक्टम यानी जो मलाशय वगैरह है, ठीक है। और ये सीकम और एक कोलोन को आप इस नाम से याद रखें तो सही है। और इसके बाद आता है एनस। ये यहाँ से शुरू हुआ, माउस से शुरू हुआ और एनस में आके खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़े वो उसको चित्र के साथ सहायता से हम देखें इस प्रकार से होती है। एलिमेंट्री कैनाल यहाँ से फिर आया, फिर ये इसोफेगस वगैरह जो ग्रास नली से होता हुआ फिर आगे गया आहार नली। आहार नाल स्टमक में आ रहा है, तो यहाँ पे फिर ये यहाँ पे आया, ठीक, स्टमक में आ रहा है। आहार नाल यहाँ पे स्टमक में आया, फिर यहाँ से ये गया स्टमक, फिर यहाँ पे छोटी आंत का पार्ट शुरू हो गया, ठीक है। जो क्षुद्रांत्र वगैरह है या ड्यूडेनम इसको बोलेंगे। यहाँ से छोटी आंत का पार्ट शुरू होता है, ये देखिए यहाँ छोटी आंत का पार्ट शुरू हुआ, पार्ट यहाँ शुरू हुआ, ये गया ये गया ये गया, इस प्रकार से ये गया, ये ऐसा ऐसा कुछ कुछ करके यहाँ से निकला ये, और यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक आ गया छोटी आंत का पार्ट, ठीक है। छोटी आंत का पार्ट डुडेनम, जेनुनम और यहाँ पे इलियम, ये यहाँ पे है, इसके अंतर्गत रहेगा इलियम वगैरह यहाँ पे लिए गए, ठीक है। अब यहाँ से जब ये खत्म होता है, ठीक है, इलियम में खत्म हुआ तो यहाँ पे शुरू होता है क्या, बड़ी आंत का पार्ट, ठीक है, बड़ी आंत का पार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन यानी सीकम वगैरह है, सीकम, कोलोन और रेक्टम। यहाँ पे देखिए ये सीकम है, फिर यहाँ से गया यहाँ से ये गया, फिर यहाँ से ये बड़ी आंत का ये पार्ट है, यहाँ से कोलोन और यहाँ पे आएगा रेक्टम, ठीक है, ये मलाशय वगैरह, ठीक है। कोलोन को कोलोन से याद रखिए आप, और ये रेक्टम को हिंदी में याद रख सकते हैं मलाशय से, ठीक है। फिर यहाँ से बाहर गया जो वेस्ट मटेरियल रहेगा वो एनएस की सहायता से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार ये जो पाचन तंत्र है वो इस प्रकार से है। यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत जो चीज़ है किस प्रकार ये जाता है माउस से लेके ये एनएस तक, ठीक है। तो आप ये चित्र यहाँ पे देख सकते हैं मानव पाचन तंत्र का, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये चित्र आप देखिए। यहाँ पे सीकम को हम हिंदी में अंधनाल भी बोल सकते हो, ठीक है। इस प्रकार आप याद रखिए, बाकी सीकम याद रखो आप तो ज़्यादा सही है। तो इस प्रकार यहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी पाचन तंत्र के बारे में। यहाँ पे डाइजेशन सिस्टम, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, अंगीकरण वगैरह हमने यहाँ पे देखा, और एनिमल क्लस्टरिंग ऑन द बेसिस ऑफ फीडिंग हैबिट्स, और यहाँ पे एंजाइम्स वगैरह के बारे में पढ़ा, और कहाँ से निकलते हैं, कहाँ बनते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखा। एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हमने यहाँ पे देखा किस प्रकार से ये होती है और कहाँ कहाँ तक ये जाती है, ठीक है। तो ये इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक्स है वो उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है, पाचन तंत्र के अंतर्गत। तो ये परिचय वाला लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया आकर्षक फ्री प्लान, और फ्री प्लान के अंदर आपको क्या मिलने वाले हैं, 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस मिलेगी यहाँ पे हर वीक डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ। वीकली मॉक फ्री टेस्ट यहाँ पे चलते हैं, और फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है। 20 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे सभी सब्जेक्ट को मिलाकर कराए जा रहे हैं। T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको इसका आंसर देना होता है। डेली सीरीज 8 बजे चलती है। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको डाउनलोड करना है अनअकैडमी का ऐप, और एमपीपीएससी से संबंधित गोल यूज़ करना है। और यहाँ पे एमपीपीएससी का गोल यूज़ करके आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा प्रोमो कोड डालने का। यहाँ पे प्रोमो कोड डालिए सरकार 10, याद रहे सरकार 10। प्रोमो कोड डालने के बाद ही आप इस फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। तो इस फ्री प्लान को अनलॉक करने के लिए प्रोमो कोड डालिए सरकार 10 और आप इस प्लान को ले सकते हैं। यदि आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 को क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ पे अनअकैडमी प्रेजेंट कर रहा है मेगा फ्री एमसीक्यू फेस्टिवल। 5 दिन फ्री रिवीजन कैंप है फॉर टारगेट एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए। 23 जनवरी से ये शुरू हो रहा है, 27 जनवरी तक है, और यहाँ पे आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे चैंपियनशिप चल रही है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की। यदि आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो टॉप 3 रैंकर्स को यहाँ पे मिलेगा 1 महीने का फ्री प्लस सब्सक्रिप्शन। ये आप तारीख देख सकते हैं, इन तारीखों पे आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यदि आप अपनी ऑलराउंड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे अनअकैडमी के आप प्लस बैचेस की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए यहाँ पे एक बैच है द अल्टीमेट 60 डेज कोर्स का, यहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 60 डेज का ये क्रैश कोर्स है यहाँ पे, और प्रीलिम्स के लिए एक बैच और यहाँ पे एमपीपीएससी प्रीलिम्स यहाँ पे 60 डेज का रिविजन कोर्स है यहाँ पे थ्रू एमसीक्यू सीरीज, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे यदि आप तैयारी अपनी एमपीपीएससी की शुरू से करना चाहते हैं तो यहाँ पे 10 महीने का फाउंडेशन बैच है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको शुरू से एकदम बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपको अपनी तैयारी करनी है, और संपूर्ण ज्ञान सीरीज और ये संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स के बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप ऑलरेडी रिवीजन मोड में हैं तो इन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके बाद यदि आप 2019 का प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं तो स्वप्न पूर्ति बैच यहाँ पे चला जा रहा है। 35 दिन में आप
एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन का अभ्यास यहाँ पे कर सकते हैं और हिंदी मीडियम के लिए ये विशेष है। इसके लिए करना क्या है, आपको एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित एग्जाम गोल चूज करना है और प्लस कोर्सेज में जाकर गेट सब्सक्रिप्शन करना है और यहाँ पे आपको इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे अपने पसंदीदा प्लान को यहाँ पे चूज करके यहाँ पे आप प्रोमो कोड डालिए सरकार 10 प्रोमो कोड डालने से आपको 10% तक का डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ एंड लेट्स क्रैक इट।